हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। तो आज का हमारा टॉपिक ट्रांसपोर्ट अक्रॉस द सेल मेम्ब्रेन के ऊपर है। तो ये हमारे बी फार्मेसी फर्स्ट सेमेस्टर के ह्यूमन एनाटॉमी फिजियोलॉजी एंड पैथोफिजियोलॉजी सब्जेक्ट के यूनिट 1 का टॉपिक है। तो इस सब्जेक्ट के ऑलरेडी हमने बहुत सारे डिस्कस कर लिए लेक्चर्स, आप जाके प्ले लिस्ट में चेकआउट कर सकते हो। तो अब हम बात करते हैं अपने टॉपिक के बारे में जो हम अब शुरू करने वाले हैं। तो बेसिकली डेफिनेशन से पहले मैं आपको इसका थोड़ा सा एग्जाम्पल से समझाता हूँ, आपको थोड़ा क्लियर हो जाएगा। देखो, हमारे जो सेल होता है, मैंने आपको जो सेल के लेक्चर में बताया था, जो सेल है उसके तीन पार्ट्स होते हैं। एक होता है सेल मेम्ब्रेन जिसको हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी बोलते हैं, एक होता है अपना साइटोप्लाज्म, एक होता है अपना न्यूक्लियस। ठीक है, जैसे ये हमारा ये हो गया, ये अपना हो गया सेल मेम्ब्रेन जिसको हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी कहते हैं। जिसके अंदर वाला पार्ट है, ये सब अंदर वाला पार्ट है, ये हमारा होता है साइटोप्लाज्म। ठीक है, और जो ये पार्ट है इसको बोलते हैं हम न्यूक्लियस। ठीक है, तो अब क्या होता है, जो हमारे इन तीनों पार्ट्स के अलग अलग फंक्शन होते हैं, तो बट मैं इस लेक्चर में आपको सेल मेम्ब्रेन के बताऊंगा, क्योंकि जो ये लेक्चर है ये सेल मेम्ब्रेन के ऊपर ही है सब कुछ। ठीक है, अब देखो, जो सेल मेम्ब्रेन होता है वो एक हमारा सिलेक्टिव बैरियर की तरह एक्ट करता है। सिलेक्टिव बैरियर के मतलब जैसे वो कुछ ही सब्सटेंस को सेल के अंदर आने देता है और कुछ ही सब्सटेंस को सेल के बाहर जाने देता है। ठीक है, अब वो क्यों? देखो, सेल मेम्ब्रेन हमारा क्या करता है, जिसको हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी बोलते हैं, वो हमारे सेल को प्रोटेक्ट करता है ना। बेसिकली वो प्रोटेक्शन में हेल्प करता है, वो हमारे सेल को शेप प्रोवाइड करता है ना। तो वैसे ही हम बात कर रहे हैं, जैसे हमारा जो सेल है, ठीक है, अगर उसके अंदर जो मर्जी सब्सटेंस अंदर आई जाएगा, है ना, मतलब समझ लो कोई भी टॉक्सिक मटेरियल प्रेजेंट है बाहर, ठीक है, वो अंदर सेल के अंदर गया, तो ऑब्वियसली उसने टॉक्सिसिटी कर देनी है सेल के अंदर, जिसकी वजह से सेल डाई हो जाएगा। ठीक है, अब जैसे आरबीसी समझो, आरबीसी क्या होता है, रेड ब्लड सेल, है ना, वो भी हमारा सेल है। अब वो हमारे लिए कितना नेसेसरी होता है, हमारे ऑक्सीजन वगैरह ट्रांसपोर्ट करता है, न्यूट्रिशन वगैरह भी, है ना। अब समझो कि जो आरबीसी ऐसे मरने लग पड़े, कोई भी टॉक्सिक मटेरियल अंदर जाई जा रहा है आरबीसी के, तो वैसे तो आरबीसी की काउंट हमारी बॉडी में लो हो जाएगी, है ना, उसका लेवल लो हो जाएगा। ठीक है, जिसकी वजह से हमें अनीमिया वगैरह हो सकते हैं, है ना। तो बेसिकली जो हमारा सेल मेम्ब्रेन है वो प्रोटेक्ट करता है, हमारा कोई भी सब्सटेंस अंदर ना जावे, जो मर्जी सब्सटेंस अंदर ना जावे सेल के अंदर, और कोई भी सब्सटेंस हमारे सेल से बाहर ना निकल पाए। ठीक है, ये बेसिकली जैसे न्यूट्रिशन हो गए, मिनरल्स हो गए, इन्हीं सब्सटेंस को सेल के अंदर जाने देता है। ठीक है, और जैसे कोई जैसे वेस्ट मटेरियल है अपना सेल के अंदर बना है, जैसे आप जैसे एटीपीस बने हैं तो उसके कुछ वेस्ट मटेरियल निकले होंगे, कुछ अपने प्रोटीन्स बने हैं उसके कुछ वेस्ट मटेरियल निकले होंगे, तो उन वेस्ट मटेरियल को बाहर आने में हेल्प करता है। ठीक है, वो मतलब सभी चीजों को बाहर आने में नहीं हेल्प करता, ऐसे तो कुछ भी जो उसके सेल ऑर्गेनेलिज होते हैं उनकी लीकेज हो जाएगी। अगर कोई भी सब्सटेंस सेल के बाहर निकलने लग पड़े तो फिर तो सेल ऑर्गेनेलिज सारे बाहर निकल जाएंगे, है ना। सेल ऑर्गेनेलिज पता है ना आपको, जैसे हमारे राइबोसोम्स हो गए, एससीआर हो गई, है ना, ये सब हमारे जो सेल ऑर्गेनेलिज होते हैं जो साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट होते हैं, ये सभी उनकी भी लीकेज हो सकती है। तो यही जो हमारा सेल मेम्ब्रेन है ये प्रोटेक्ट करता है सेल को, कोई भी सब्सटेंस अंदर ना जाए और कोई भी सब्सटेंस बाहर ना आए, मतलब जो मर्जी ना आए, मतलब उनको आने देता है। अब ऐसे मैं एक और चीज बताता हूँ आपको, जो अपना सेल मेम्ब्रेन है जो सब्सटेंस को अंदर आने भी देता है और बाहर भी जाने देता है, तो वो भी एक स्पेसिफिक मैकेनिज्म के थ्रू आने देता है या फिर बाहर जाने देता है। अब मैकेनिज्म क्या है, आप ऐसे समझो, एक अपना कोई अपना मॉल है, ठीक है, उसके अंदर 5-6 गेट्स हैं। ठीक है, एक वीआईपी गेट है, एक हायर मिडिल क्लास के लिए गेट है, एक लोअर मिडिल क्लास के लिए गेट है, एक अपना पुअर पीपल्स के लिए गेट है। ठीक है, अब जो वीआईपी है वो रिच पीपल्स वीआईपी गेट के थ्रू जाएंगे। ठीक है, तो वैसे ही हमारे बॉडी में ऐसे मैकेनिज्म्स होते हैं जिसके थ्रू कोई भी सब्सटेंस अपना सेल के अंदर जाता है वो बाहर आता है। जैसे वो कैसे डिफरेंशिएट करते हैं कि ये वाला चीज इस गेट से जाएगा, इस मैकेनिज्म से जाएगा। बेसिकली उनकी लिपोफिलिसिटी देखी जाती है। लिपोफिलिसिटी क्या होता है, लिपोफिलिक नेचर मतलब कि लिपिड्स लविंग, जो लिपोफिलिक नेचर होते हैं ना, जिन ड्रग्स का लिपोफिलिक नेचर होता है या फिर कोई सब्सटेंस का लिपोफिलिक नेचर होता है, वो अपना प्लाज्मा मेम्ब्रेन को इजीली क्रॉस कर जाता है। क्यों? जो हमारा प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, आपने जैसे पढ़ा होगा, तो वो हमारा बाय लेयर ऑफ फोस्फोलिपिड होता है, उससे बना होता है, बाय लेयर ऑफ फोस्फोलिपिड। फोस्फोलिपिड मतलब फोस्फेट प्लस लिपिड। ठीक है, तो जो अपने लिपोफिलिक इन नेचर होंगे वो इजीली अपने सेल मेम्ब्रेन को क्रॉस कर जाते हैं। बट जो हाइड्रोफिलिक होते हैं, मतलब जो वाटर लविंग होते हैं, वो इजीली क्रॉस नहीं कर पाते। तो उनके लिए एक अलग मैकेनिज्म है जिसके थ्रू एंटर करते हैं, जैसे पोर्ट ट्रांसपोर्ट हो गया, है ना, ऐसे कुछ ट्रांसपोर्टर्स होते हैं जिसके थ्रू एंटर करते हैं। ठीक है, तो अब हम थोड़ा डेफिनेशन देखते हैं, तो आपको मैं एक एक करके सब समझाऊंगा, ठीक है, जहां जहां जो आएगा। अब है डेफिनेशन। Transport across the cell membrane is the movement of substance such as water, oxygen, nutrition, ions, and waste materials into and out of the cells through the plasma membrane. This transport is essential for the cell to obtain nutrition, remove waste products, maintain the internal environment, and perform normal functions. तो आपको जैसे रेफिनेशन में समझा ही होगा, इजी वर्डिंग है कि कोई भी जैसे हमारे वाटर, ऑक्सीजन, न्यूट्रिशन है वो अंदर जाते हैं, जो वेस्ट मटेरियल बाहर आते हैं ये हमारे सेल मेम्ब्रेन के थ्रू जाते हैं, है ना। तो इन्हीं ट्रांसपोर्ट को हम बोल देते हैं अपना ट्रांसपोर्ट अक्रॉस द सेल मेम्ब्रेन। तो ये जो अपने आते हैं जाते हैं, ये हमारे सेल के लिए बहुत नेसेसरी होता है कि उनको न्यूट्रिशन टाइम टू टाइम मिलता रहे सेल को, है ना। उनके जो वेस्ट मटेरियल है वो बाहर निकलते रहे टाइम टू टाइम, नहीं तो वो उनमें टॉक्सिसिटी हो सकती है। उनके जो नॉर्मल फंक्शंस हैं वो हम कह सकते हैं खराब हो सकते हैं, वो नहीं करेंगे। ठीक है, अगर टॉक्सिसिटी होगी, फ्री रेडिकल्स बन के सेल के अंदर, तो ऑब्वियसली उनके जितने भी माइटोकॉन्ड्रिया है वो धीरे धीरे डाई होना शुरू हो जाएंगे, मरने लग पड़ेंगे। ठीक है, फिर लाइसोसोम एक्टिवेट हो जाएगा। लाइसोसोम पता है ना, जिसको हम सुसाइडल बैग कहते हैं, वो एक्टिवेट हो गया, उसने पूरे सेल को इंगल्फ कर लेना है, ठीक है, मतलब मार देना। ठीक है, अब हम
बात करते हैं टाइप्स ऑफ ट्रांसपोर्ट अक्रॉस द सेल मेम्ब्रेन। हमारे 2 टाइप्स के होते हैं, पैसिव एंड एक्टिव। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, जो पैसिव ट्रांसपोर्ट होता है उसमें एटीपीज़ की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। मतलब एटीपीज़ क्या होता है? एटीपीज़ एनर्जीज़ होती हैं। मतलब हमारे को कोई भी हमारी बॉडी में कोई भी चीज़ हो रही है, उसमें अगर हमारे को पता है ना, जैसे हमारे को एनर्जी लेवल चाहिए होता है कोई फंक्शन अपना काम करने के लिए। जैसे हमारे में एनर्जी लो आती है तो हमारे को लेज़ीनेस वगैरह होती है। वैसे हमारे बॉडी को एटीपीज़ की रिक्वायरमेंट होती है अपने कोई भी फंक्शन परफॉर्म करने के लिए, ठीक है? तो जो हमारे पैसिव ट्रांसपोर्ट होते हैं, जो हमारे पैसिव ट्रांसपोर्ट के थ्रू जो सेल के अंदर जाते हैं और बाहर जाते हैं, उनमें कोई भी एटीपीज़ की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। मतलब उनको कोई भी एनर्जी नहीं चाहिए, वो ईज़िली अंदर जा सकते हैं, बाहर आ सकते हैं। बट जो एक्टिव ट्रांसपोर्ट होता है, मतलब जो अपने सब्सटेंस वगैरह एक्टिव ट्रांसपोर्ट के थ्रू जाएँगे, उनमें एटीपीज़ की रिक्वायरमेंट होगी, मतलब उनमें एटीपीज़ चाहिए होंगे, ठीक है? अब एटीपीज़ कौन बनाता है? एटीपीज़ आपको पता होगा माइटोकॉन्ड्रिया बनाते हैं। और जो हमारे एटीपीज़ बनते हैं, वो मोस्टली अपने ग्लूकोज़ वगैरह से बनते हैं। ये हमारे कुछ पाथवेज़ होते हैं जो सेल के अंदर होते हैं, जो हमारे एटीपीज़ जनरेट करते हैं। जैसे ग्लाइकोलाइसिस पाथवे हो गया, वो ग्लूकोज़ को यूज़ करके एटीपीज़ जनरेट करता है। सिट्रिक एसिड साइकिल पाथवे हो गया, अपना एटीसी चेन पाथवे हो गया। ये सब आप बायोकेमिस्ट्री में पढ़े हो, कैसे एटीपीज़ की जनरेशन होती है इन पाथवेज़ के थ्रू, ठीक है? तो अब हम बात करते हैं पैसिव ट्रांसपोर्ट की, ठीक है? इसका डेफिनिशन क्या है? पैसिव ट्रांसपोर्ट इज़ द मूवमेंट ऑफ सब्सटेंस फ्रॉम अ रीजन ऑफ हाई कंसंट्रेशन टू रीजन ऑफ लोअर कंसंट्रेशन without using a ATPs. It occurs naturally because molecules move continuously until equilibrium is reached. ठीक है, मतलब यही बोल रहा है, जो पैसिव ट्रांसपोर्ट होता है, इसमें सब्सटेंस की जो हमारे समझ लो ये हमारे कुछ न्यूट्रिशंस हैं, ठीक है? जिनकी रिक्वायरमेंट है सेल को, ठीक है? मतलब जो हमारे न्यूट्रिशन जितने समझो जो हायर कंसंट्रेशन में प्रेजेंट होंगे, मतलब कि हायर कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन जाएगा। मतलब हमारे समझो कि ये सेल है, सेल के अंदर बहुत सारे कमी हो गई है न्यूट्रिशन की, ठीक है? और हमारे सेल के बाहर बहुत सारे न्यूट्रिशंस पड़े हैं, ठीक है? फिर ये आउटसाइड मतलब हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन जाएँगे। याद रखिएगा, जो पैसिव ट्रांसपोर्ट होता है, उसमें हमेशा हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन जाते हैं। इतना समझो, ये हमारा सेल के बाहर प्रेजेंट है, ये हमारे सेल के अंदर प्रेजेंट है, ठीक है? अंदर सेल के अंदर हमारी शॉर्टेज हो रही है, तो सेल के बाहर से अंदर जाएगा, ठीक है? हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन। इसमें हमारे को कोई भी एटीपीज़ की नीड नहीं होती, ठीक है? कोई भी रिक्वायरमेंट नहीं होती एटीपीज़ की। ये इज़िली अपने अपने जो फॉस्फोलिपिड मेम्ब्रेन होती है, जो अपनी प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है, उसको इज़िली क्रॉस कर जाते हैं और वो सेल के अंदर चले जाते हैं, ठीक है? और इसमें बोल रहा है कि ये तब तक जाते हैं जब तक इक्विलिब्रियम अचीव ना हो जाए। मतलब जब तक इस जहाँ बाहर जितने बाहर हैं, उतने अंदर ना हो जाए, तब तक ये मूवमेंट इनकी होती रहेगी, तब तक ये बाहर से अंदर जाते रहेंगे, ठीक है? जैसे समझो यहाँ पे 80s है, यहाँ पे 30 है, ठीक है? तो इनकी मूवमेंट होती रहेगी जब तक यहाँ पे 50 और यहाँ पे 50 ना हो, ठीक है? तो जैसे यहाँ पे 50 हो गया, यहाँ पे 50 हो गया, या फिर यहाँ पे जैसे 30 है तो 100 अपना 55 होगा, यहाँ पे अपना 55 हो गया, तो वैसे इनकी मूवमेंट रुक जाएगी, ठीक है? मतलब कि इक्विलिब्रियम अचीव्ड हो गया, ठीक है? तो इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है? हमारे को कोई एटीपी की नीड नहीं है, ठीक है? इनकी मूवमेंट क्या है? हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन, नेचुरल प्रोसेस है, ठीक है? ये आप कुछ देख सकते हो, इसके एग्जांपल वगैरह दिए हैं, ठीक है? आप यहाँ पे भी हमारे इसके टाइप्स आगे सिंपल डिफ्यूजन, ये भी वही चीज है, हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन, बस उसका ऐसा टाइप दिया हुआ है कि इसके आगे टाइप्स होते हैं। इसमें क्या लिखा हुआ है? सिंपल डिफ्यूजन इज अ मूवमेंट ऑफ स्मॉल मॉलिक्यूल्स डायरेक्टली थ्रू द फॉस्फोलिपिड लेयर ऑफ सेल मेम्ब्रेन विदाउट द हेल्प ऑफ एनी ट्रांसपोर्ट प्रोटीन, ठीक है? यहाँ पे बोला विदाउट द हेल्प ऑफ ट्रांसपोर्ट प्रोटीन। अब ये क्या होता है? देखो, ये हमारे ना बॉडीज में जो हमारे कुछ ऐसे ट्रांसपोर्टर्स होते हैं, जिनको ट्रांसपोर्ट मैकेनिज्म होते हैं, जिनको कैरियर प्रोटीन्स की नीड होती है। मतलब कि वो अपना कोई भी सब्सटेंस बाहर से अंदर नहीं भेज पाते और अंदर से बाहर नहीं भेज पाते, ठीक है? जैसे आप समझो, आप कोई घर ले रहे हो, ठीक है? तो आप किसी डीलर से डायरेक्ट घर नहीं लेते हो जल्दी, है ना? एक ब्रोकर रखते हो ना बीच में, ब्रोकर जो हमारे को मतलब कि दोनों तरफ से डील करने में हेल्प करता है। जैसे आप ट्रेडिंग ही कर रहे हो यार, ट्रेडिंग कर रहे हो तो उसमें भी ब्रोकरेज लगता है, जैसे एंजल वन वगैरह हो गया, ज़ीरोधा होगा, ये सब हमारे ब्रोकरेज ऐप है ना, जो हमारे को ट्रेडिंग वगैरह में ब्रोकिंग करके देता है, ठीक है? डील करके देता है। तो वैसे ही समझो, जो हमारे कैरियर प्रोटीन्स होते हैं, ये भी एक हमारे एक ब्रोकरेज की तरह होता है, ठीक है? ब्रोकर की तरह होता है, जो हमारे को हेल्प करता है बाहर से या अंदर आने में या फिर अंदर से बाहर जाने में, ठीक है? बट ये सिंपल डिफ्यूजन में इसकी नीड नहीं होती, वो इजीली चले जाते हैं, ठीक है? हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन। तो यहाँ पे वही लिखा है, नो करियर प्रोटीन्स रिक्वायर्ड, ठीक है? वो हमारे को रिक्वायरमेंट आएगी आपके नेक्स्ट फैसिलिटी डिफ्यूजन में ही उसकी रिक्वायरमेंट होगी, ठीक है? आप देखिएगा आगे, ठीक है? हमारे कुछ एग्जांपल्स देखे लिखे हुए हैं, आप देख सकते हो। जैसे ऑक्सीजन मूव्स फ्रॉम ब्लड इनटू द बॉडी सेल्स, आपको पता होगा, जैसे हमारे सभी ऑर्गन्स को ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट होती है अपने फंक्शंस परफॉर्म करने के लिए। और ऑक्सीजन कहाँ पे होता है? हमारे ब्लड के अंदर होता है, हेमोग्लोबिन उसको लेके चलता है ना? आपको पता होगा शायद, है ना? तो जैसे वही है कि ऑक्सीजन जो हमारे सेल्स को पहुंचाता है, वो इसी मैकेनिज्म के थ्रू पहुंचाता है, ठीक है? अब फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन क्या है? ये भी पूरा सेम है, हायर टू लोअर सब कुछ सेम है, बस इसमें एक चीज का डिफरेंस है, इसमें कैरियर प्रोटीन्स यूज हो रहे हैं। मतलब इसमें हमारा एक ब्रोकर आ रहा है, जो हमारे को हेल्प कर रहा है हमारे बाहर से अंदर भेजने में, ठीक है? जैसे आप देख सकते हो, ये हमारे कैरियर प्रोटीन है, जिसके थ्रू हमारा कोई भी सब्सटेंस बाहर से अंदर आ रहा है, ठीक है? बस इसमें यही डिफरेंस है, बाकी सब सेम है, ठीक है? अब आपको एक और एग्जांपल देता हूँ। समझो, आप एक बाहर खड़े हो चौक पे, ठीक है? एक आप समझ लो एक रोड पे खड़े हो, ठीक है? और आपका जो कॉलेज है वो 1 किलोमीटर दूर है, ठीक
ठीक है? तो अब आपको आप सोच रहे हो कि मैं पैदल क्या चल के जाऊँ, मैं कोई रिक्शा वगैरह कर लेता हूँ, ठीक है? कैब वगैरह कर लेता हूँ। जो आपने कैब की है, जो आपको उस रोड से उठाकर, जैसे आपने रैपिडो वगैरह कर लिया समझो, ठीक है? जो आपको रोड से उठा के आपको कॉलेज तक पहुँचाएगा, तो वो हमारा क्या हो गया? जो रैपिडो क्या हो गया? हमारा वहाँ पे ब्रोकर हो गया, वहाँ पे हमारा करियर रूटीन हो गया वो, ठीक है? जो हमारे को हेल्प कर रहा है हमारे को रोड से ले जाकर कॉलेज तक पहुँचाने में, ठीक है? अब आपको थोड़ा क्लियर हो गया होगा, ठीक है? तो बस इसमें यही डिफरेंस है, यहाँ पे करियर प्रोटीन्स होते हैं। बाकी सब इसमें भी कोई हमारे को एटीपीज़ की लोड नहीं होती, कोई नीड नहीं होती एटीपीज़ की। इसमें भी हायर कंसंट्रेशन, लोअर कंसंट्रेशन जाता है। जैसे ही अपना इक्विलिब्रियम अचीव्ड होता है, वैसे इसकी मूवमेंट स्टॉप होती है। यहाँ पे एक और आप बात लिख सकते हो इन सब मैकेनिज्म में, कि दिस मैकेनिज्म इज ड्राइव्ड बाय द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, ठीक है? ये भी आप लाइन लिख सकते हो कि जैसे सिंपल, जैसे आप यहाँ पे लिख लो कि अपना पैसिव ट्रांसपोर्ट इज ड्राइव्ड बाय द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, ठीक है? सिंपल डिफिनेशन इज ड्राइव्ड बाय द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, ठीक है? एक ये लाइन लिख दो आप, ठीक है? ये भी अच्छी लगेगी आपको, ठीक है? ये मतलब कंसंट्रेशन ग्रेडियंट ही है, कि जैसे आपका कंसंट्रेशन इक्विलिब्रियम अचीव होता है, वैसे इनकी मूवमेंट स्टॉप होती है, ठीक है? एग्जाम्पल देख लीजिएगा इसका, ठीक है? अब हमारा लास्ट इसका टाइप है, टाइप्स ऑफ पैसिव ट्रांसपोर्ट का लास्ट अपना टाइप है ऑस्मोसिस। मतलब कि ये भी सेम है। इसमें क्या होता है? ऑस्मोसिस में मतलब होता है कि अपना मूवमेंट की, वाटर की मूवमेंट, मतलब कि हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन, ठीक है? ऑस्मोसिस मूवमेंट ऑफ वाटर थ्रू अ सिलेक्टिव परमेबल मेम्ब्रेन फ्रॉम अ रीजन ऑफ हायर कंसंट्रेशन टू अ रीजन ऑफ लोअर कंसंट्रेशन, ठीक है? मतलब कि हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन जा रहा है, ठीक है? इनकी मूवमेंट है, ठीक है? अब यहाँ पे आप यहाँ पे समझ लो, ये एरो नहीं है, यहाँ पे मूवमेंट किया है, यहाँ पे ध्यान से देखें, यहाँ पे कंफ्यूज मत हो जाइएगा, ठीक है? ये उसने सिलेक्टिव पेरिमियल मेम्ब्रेन लिखा हुआ, ठीक है? मतलब कि ये जो मॉलिक्यूल्स आपके सर्कल वाले, इनकी हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन की तरफ जाएंगे, जहां पे कम है वहां पे जाएंगे। बाकी सारा सेम इसमें वो अपना ऊपर जैसे पड़ा वही सेम इसमें भी है, कि हमारे को एटीपीस की नीड नहीं होती, ठीक है? ये बहुत इजी, मतलब कि कह सकते हो बहुत इजी लिखे हुए हैं, वर्डिंग वगैरह भी। आप जैसे इसको ऐसे लिख के आओगे, आपको फुल मार्क्स मिलेंगे, मेरी गारंटी, ठीक है? फॉर्मवर्क के साथ बने रहिए, सब्सक्राइब वगैरह करके रख लीजिए। इसके जो नोट्स आपको टेलीग्राम चैनल पर मिलते रहेंगे, ठीक है? अब एक्टिव ट्रांसपोर्ट आ गया। अब देखिए हमने बात की था, देखिए कि जो पैसिव ट्रांसपोर्ट था उसमें हमारे को एटीपीस की लोड नहीं थी, हमारे को नीड नहीं थी, है ना? बट हमारे को जो एक्टिव ट्रांसपोर्ट हुआ है, इसमें हमारे को एक तो एटीपीस की भी नीड पड़ेगी, और साथ में करियर प्रोटीन्स की भी नीड पड़ेगी, ठीक है? अब हम बात करते हैं क्या है, पहले हम डेफिनेशन देखते हैं। एक्टिव ट्रांसपोर्ट इज द मूवमेंट ऑफ सब्सटेंस फ्रॉम अ रीजन ऑफ लोअर कंसंट्रेशन टू रीजन ऑफ अ हायर कंसंट्रेशन across the cell membrane with the help of energy in the form of ATPs. This transport occur against the concentration gradient and with the help of a carrier proteins or a pumps present in the cell membrane, ठीक है? अब आपको इस डेफिनेशन में थोड़ा बहुत क्लियर हो गया। देखो ये हमारे को एटीपीस की क्यों नीड पड़ रही है, हमारी क्यों लोड पड़ रही है, मतलब हमारे को क्यों जरूरत पड़ रही है एटीपीस की। देखो हमारे जो पैसिव ट्रांसपोर्ट में थे, उसमें क्या था कि हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन जा रहा था, मतलब कि जहां ज्यादा था, जहां कम था, वहां से, मतलब कि जहां ज्यादा प्रेजेंट थे मॉलिक्यूल्स हमारे, वहां से कम की तरफ जा रहा था, तो हमारे को कोई एटीपीस की नीड नहीं पड़ रही थी। बट यहाँ पे कम, जो हमारे समझो कि यहाँ पे कम मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट है, ठीक है? ये कम वाले ज्यादा की तरफ जाएंगे। अब जैसे आप समझो ग्रेविटी, आपने जैसे समझो कि जैसे पाइप से ऊपर से पानी आ रहा है, ठीक है? वो हमारा इजीली आ रहा है, जैसे टैंकी में से पानी आ रहा है आपके टैप्स में, ठीक है? हमारा ऊपर टैंकी लगा हुआ है, ठीक है? उसमें से पानी आ रहा है आपके टैप में, क्यों? जो टैंकी में बहुत सारे अमाउंट में पानी पड़ा हुआ है, टैप में नहीं है। समझो ऐसे एग्जाम्पल ही समझो, आपके टैप में इसलिए पानी आ रहा है, बट समझो कि आपको अगर टैप से ऊपर भेजना हो पानी, जैसे आपके मोटर्स लगे होंगे, मर्सिबल लगा होगा आपके घर में, है ना? तो उसमें हमारे को इलेक्ट्रिसिटी की जरूरत पड़ती है। बट आप जब टैंकी से पानी टैप में आता है, तब आपको इलेक्ट्रिसिटी की जरूरत नहीं पड़ती, है ना? तब आपको लाइट वगैरह ना भी हो तब भी चलेगा, बिना इन्वर्टर के भी चलेगा, ठीक है? बट अगर आपको नीचे से ऊपर पानी भेजना है, जब आप मर्सिबल ऑन करके टैंकी भरते हो, ठीक है? तब आपको इलेक्ट्रिसिटी की जरूरत पड़ती है, क्यों? हमारे को फोर्स चाहिए होता है जो नीचे से ऊपर भेजे, ठीक है? तो वैसे ही समझो कि जो अब हमारा लोअर कंसंट्रेशन टू हायर कंसंट्रेशन की तरफ जाएगा, मतलब जहां हमारे ऑलरेडी हमारे 10 बंदे रह गए हैं, हमारे 10 लोग रह गए हैं, और हमें 90 लोगों की तरफ भेजना होगा, तो हमारे को एटीपीस की रिक्वायरमेंट पड़ेगी, ठीक है? और साथ में करियर ट्रांसपोर्ट की भी पड़ेगी, तो इसलिए हम इसको एक्टिव ट्रांसपोर्ट कहते हैं, क्योंकि इसमें एटीपीस की रिक्वायरमेंट होती है, एटीपीस लगते हैं, और ये अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के काम करते हैं। जैसे यहाँ पे इक्विलिब्रियम अचीव नहीं होगा, यहाँ पे ऑलरेडी अमाउंट ज्यादा है, ठीक है? यहाँ पे कम है और कम से ज्यादा की तरफ जा रहा है, तो इक्विलिब्रियम कैसे अचीव होगा? बट हमारे पैसिव में क्या था, यहाँ पे इक्विलिब्रियम अचीव हो रहा था। मतलब यहाँ पे अगर समझो, यहाँ पे हमारे 60 मॉलिक्यूल्स थे और यहाँ पे हमारे 30 मॉलिक्यूल्स थे, तो मतलब कि समझो जब तक 45 नहीं होते, तब तक इनकी मूवमेंट्स होती रहती, मतलब यहाँ पे भी जब 45 होते, यहाँ पे भी 45 होते, तो इनकी मूवमेंट रुक जाती। बट हमारा एक्टिव ट्रांसपोर्ट में ऐसा नहीं है, चाहे इसकी तरफ अपने समझो चाहे इसकी तरफ हमारे 60 ही है और इसकी तरफ हमारे 30 ही है, बट ये 30 वाला ही 60 को देगा, ठीक है? ये अपना आगे उधार में ही चलता रहेगा, ठीक है? अब आपको एटीपीस की रिक्वायरमेंट है, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देख लेना, जो मैंने बताया वही चीज है, ठीक है? लोअर कंसंट्रेशन टू हायर कंसंट्रेशन, मतलब कि कैरियर प्रोटीन्स की भी लोड पड़ सकती है।
अब मैकेनिज्म देख लो, वही चीज लिखा हुआ है, द सब्सटेंस दैट हैज टू बी ट्रांसपोर्टेड बाय टू स्पेसिफिक कैरियर प्रोटीन। मैं आपको ऐसे समझाता हूँ मैं, जैसे समझो कि ये हमारे कुछ मॉलिक्यूल्स हैं जिनको हमने ट्रांसपोर्ट करना है हायर कंसंट्रेशन की तरफ, ठीक है। अब ये क्या होंगे, मॉलिक्यूल्स पहले हमारे कैरियर प्रोटीन के साथ बाइंड करेंगे, उसके बाद कैरियर प्रोटीन इनको अंदर ले जाएगा और उसको उस तरफ ट्रांसपोर्ट कर देगा। जैसे आप देख सकते हो, यहाँ पे ये पहुंचा, यहाँ पे बाइंड किया, इसको उसने अंदर उस साइड को ढकेल दिया, ठीक है, मतलब उस तरफ उसको भेज दिया, ठीक है। ऐसे ही हमारे को यहाँ पे समझो कि जब ये उसको उसके साथ जब बाइंड होगा, मतलब जब ये मॉलिक्यूल उसके साथ बाइंड होगा, ठीक है, तब ये एटीपी यूज होगा। अब आपको पता होगा जो एटीपी का, एटीपी मतलब क्या होता है, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। जो एटीपी जो ट्राइफॉस्फेट होता है वो उसकी एक्टिव फॉर्म होती है, ठीक है। जब इसका एक फॉस्फेट यूटिलाइज हो गया, ये बन गया एडीपी, एडेनोसिन डाइफॉस्फेट, ये इसका इनएक्टिव फॉर्म है। जब तक इसको एक फॉस्फेट नहीं मिलेगा तब तक ये एटीपी नहीं बनेगा, ठीक है। तो हमारा इसमें क्या हुआ कि एक फॉस्फेट का यूज हुआ, हमारा मतलब एक एटीपी यूज हुआ, एक एटीपी यूज हो गया, एडीपी में कन्वर्ट हो गया, ठीक है। तो यही है कि इसमें हमारे को कुछ भी भेजना होगा तो हमारे को एटीपी की यूज होते रहेगा, मतलब एटीपी यूज होता रहेगा, ठीक है, एनर्जी यूज होता रहेगा, ठीक है, क्योंकि हम लोअर टू हायर भेज रहे हैं, ठीक है, एक फोर्स आप कह सकते हो यूज होता रहेगा। वही मैकेनिज्म में लिखा हुआ, आप एक बार रीड करोगे आपको समझ आ जाएगा, ठीक है। अब इसके भी कुछ टाइप्स हैं, प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट है और एक हमारा सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट होगा, ठीक है। प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट क्या होता है? प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट इज द मूवमेंट ऑफ सब्सटेंस फ्रॉम अ रीजन ऑफ लोअर कंसंट्रेशन टू रीजन ऑफ हायर कंसंट्रेशन with the direct use of energy in the form of ATPs it against the concentration gradient and take place with the help of a carrier proteins। तो बेसिकली जैसे मैंने ऊपर बात की ना, इसी को आप समझ लो कि हमारा प्राइमरी है, ठीक है। क्यों? क्योंकि इसमें हमारा डायरेक्ट एटीपीज यूज हो रहा है और डायरेक्ट हम इसको लोअर टू हायर भेज रहे हैं और डायरेक्ट हमारा कैरियर प्रोटीन यूज हो रहा है, ठीक है। बट सेकेंडरी में थोड़ा अलग होगा, ठीक है। अब क्या होगा इसका एग्जांपल देख लेना आप, ठीक है, हाउ इट वर्क्स आप ये भी देख लेना। इनसाइड द सेल थ्री सोडियम, अब जैसे यहाँ पे एग्जांपल दिया है, आप समझो एक हमारा समझो यहाँ पे आपको मैं समझाता हूँ, ये हमारा एक समझ लो सोडियम ट्रांसपोर्टर है, ठीक है। यहाँ पे समझो कि यहाँ पे जब हमारे 3 सोडियम बाइंड होंगे, ठीक है। अब ये 3 सोडियम उस साइड जब चले जाएंगे तो वहां से अपने समझो कि आप यहाँ समझो, यहाँ पे हमारे सोडियम की कंसंट्रेशन हाई लो है, ठीक है। यहाँ पे क्या है, सोडियम की कंसंट्रेशन लो है, बट यहाँ पे पोटाशियम की कंसंट्रेशन हाई है। समझे आप? यहाँ पे हमारे जो सोडियम है, ठीक है, यहाँ पे सोडियम कम है बट जो पोटाशियम है वो ज्यादा है, और ऊपर क्या है, पोटाशियम कम है और सोडियम ज्यादा है, ठीक है। तो जो हमारे कम की तरफ जो ऊपर जाएगा, हम जो एक्टिव ट्रांसपोर्ट है उसमें कम की तरफ हम ज्यादा की तरफ भेजते हैं, कम से ज्यादा तरफ भेजते हैं, ठीक है। तो हमारे जो सोडियम्स होंगे जो ऑलरेडी हमारे नीचे कम है वो ऊपर जाएंगे, ठीक है, मतलब यहाँ से 3 सोडियम गए ऊपर को, ठीक है। और ऊपर हमारे पोटाशियम है वो कम है बट नीचे पोटाशियम ज्यादा है, तो ऊपर समझे, तो ऊपर से फिर 2 पोटाशियम हमारे नीचे को आएंगे। आप समझे आप बात, मतलब कि यहाँ से सोडियम जा रहा है वहां से पोटाशियम जा रहा है, ठीक है। वही इसकी एग्जांपल बताई हुई है, जैसे आप देख सकते हो, रीड कर सकते हो। इनसाइड द सेल 3 सोडियम बाइंड्स टू द पंप प्रोटीन, मतलब कि कैरियर प्रोटीन के साथ 3 सोडियम बाइंड हुए, एटीपीज बाइंड टू द पंप, एटीपीज बाइंड हुआ, गेट हाइड्रोलाइज्ड टू एडीपी, मतलब कि एटीपी यूज हो गया। द एनर्जी रिलीज एंड चेंज द शेप ऑफ पंप, पंप को मतलब कि चेंजिंग ऑफ शेप, मतलब इसका क्या कह रहा है, ये देखो आप जान सको, यहाँ पे इसका शेप अलग था, जब इसके अंदर बाइंड हुआ इसका शेप अलग हुआ है ना, ये शेप अलग हो रहा है ना, आप देखोगे टाइम स्टेप्स टू स्टेप्स शेप अलग हो रहा है। तो उसका कहना मतलब वही है कि शेप उसका चेंज होगा जैसे ही उसने एनर्जी को यूटिलाइज किया, ठीक है। अब क्या हुआ, उसने आउटसाइड द सेल उसको फेंक दिया, 3 सोडियम को वहां पे उसको डिलीवर कर दिया, ठीक है। अब वहां से उसको 2 पोटाशियम लेके आया इस साइड, अपने अंदर वाली साइड जहां से उसने सोडियम उठाया था, वहां पे 2 पोटाशियम देगा। मतलब समझो एक डिलीवरी वाला आपका पार्सल लेके आया, आपको पार्सल दिया और इन रिटर्न आपने कैश ऑफ डिलीवरी पेमेंट की होगी, तो कैश लेके आया, ठीक है। तो कैश हमारा हो गया सोडियम और पोटाशियम, और डिलीवरी होगा हमारा सोडियम की, ठीक है, आप समझ आ गया। अब वही चीज लिखा हुई है ऊपर, ठीक है। अब हमारा सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट में क्या कह रहा है भाई, ठीक है। इसका हम डेफिनेशन देखते हैं पहले। सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट इज अ मूवमेंट ऑफ सब्सटेंस फ्रॉम अ रीजन ऑफ लोअर कंसंट्रेशन टू रीजन ऑफ अ हायर कंसंट्रेशन, बट इट डज नॉट यूज एटमीज डायरेक्टली, इट uses the energy stored in the sodium gradient created by the sodium potassium pump to transport another substance, ठीक है। अब यहाँ पे बात करें जो हमारे सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट होता है, इसमें हमारे डायरेक्टली एटीपी की मतलब कि यूटिलाइज नहीं होता, मतलब कि यहाँ पे एटीपी हमारा डायरेक्टली यूज नहीं होता, ठीक है। जैसे हमारे प्राइमरी में होता है कि डायरेक्टली हमारे यूज होता है, इसमें नहीं होता। इसमें हमारे जैसे आपने कभी सुना, हमारा जो किडनी होता है, जो हमारा किडनी होता है, हमारा किडनी किससे बना हुआ है, हमारा किडनी बना हुआ है नेफ्रॉन से। नेफ्रॉन्स के अंदर हमारे बहुत सारे उसके पार्ट्स होते हैं, जैसे बोमन कैप्सूल होता है, ग्लोमेरुलस होता है, पीसीटी होता है, डीसीटी होता है, कलेक्टिंग डक्ट होता है ना। तो उसके अंदर ना हमारे सिम्पोर्टर्स होते हैं। सिम्पोर्टर्स क्या होते हैं, जो रीअब्जॉर्प्शन में हेल्प करते हैं, जो किसी भी सब्सटेंस को कहीं से, मतलब कि समझो कि जब हमारे यूरिन के थ्रू जब सब्सटेंस निकलने वाला होता है, हमारे जब आयंस निकलने वाले होते हैं, तो ये ट्रांसपोर्टर क्या करते थे, जो हमारे बॉडी में ऑलरेडी आयंस की डेफिशिएंसी है उनको वो यूरिन से उठा के अंदर ले आते थे। तो
तो जो हमारे वो को ट्रांसपोर्टर्स थे, वो हमारे डायरेक्टली एटीपीज यूज नहीं करते थे, वो इनडायरेक्टली यूज करते थे। तो आप इसको ऐसे ही समझो कि जो हमारे सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट है, उसमें वो जो सब्सटेंस पहुंचा रहे हैं अपना लोअर टू हायर, ठीक है, वो एटीपीज डायरेक्टली यूज नहीं कर रहा, वो इन द फॉर्म ऑफ हम कह सकते हैं उसको इनडायरेक्टली वे में यूज कर रहा है, ठीक है। जैसे क्रिएटेड बाय द सोडियम पोटेशियम पंप, इस पंप के थ्रू यूज कर रहा है। अब देखो इसमें क्या था कि हमारा डायरेक्टली सोडियम ऊपर चल जाता था, पोटेशियम नीचे आता था वहां से, ठीक है। यहाँ पे समझो, यहाँ पे हमारे एक पंप होता है, हमारी बॉडी में बहुत सारे पंप्स होते हैं। आप जैसे आगे फार्माकोलॉजी में पढ़ोगे, तो जैसे हमारे उसमें से रिसेप्टर की टाइप्स में पढ़ोगे, तो हमारे आपको वहाँ पे आएंगे, आपके जैसे बहुत सारे वहाँ पे पंप्स वगैरह भी आएंगे, सोडियम पोटेशियम पंप। जैसे हमारे जो कार्डियक मसल होता है, जहाँ पे हमारी हार्ट बीट वगैरह होती है, उसमें भी हमारे सोडियम्स आते हैं पहले, फिर उसके बाद पोटेशियम अंदर आते हैं, फिर कैल्शियम अंदर आते हैं, फिर पोटेशियम बाहर, पहले फिर मतलब कि फिर सोडियम बाहर जाता है, फिर कैल्शियम अंदर आता है, फिर पोटेशियम बाहर जाता है, ऐसे हमारी कॉन्ट्रेक्शन होती है, वो दिस इंपोर्टेंस के थ्रू, ठीक है। तो इतना ही समझो इसमें सेकेंडरी में कि हमारे इसमें इनडायरेक्टली एडवीज यूज होते हैं, ठीक है। इस एग्जांपल से आप देख सकते हो, ठीक है। अब बात करते हैं हम वेस्कुलर ब्लड ट्रांसपोर्ट की। इसके आप समझो, देखो अब हमारी कोई सब्सटेंस है, जैसे ये हमारा प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, ठीक है। इसमें क्या है कि ये जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, ये देखो ये हमारी कोई सब्सटेंस बाहर प्रेजेंट है। ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन ने एक पहले वैक्यूल बनाया, मतलब कि एक अपना समझ लो यहाँ पे उसने कुछ अपना कह सकते हैं उसको हम वेकेंट स्पेस किया, मतलब कि एक स्पेस बनाया जिसके अंदर ये अपना कुछ भी मॉलिक्यूल बाइंड हुआ, ठीक है। उसके बाद उसने क्या किया, इस चीज को बंद कर लिया, ठीक है। उसके बाद बंद कर लिया और उसको नीचे डिलीवर कर दिया। अब आपको जैसे नहीं समझाया होगा, आपको बताता हूँ। जैसे जैसे कोई भी समझो एक चीज है, रस्सी है, प्लेन, ठीक है। उसने कोई सब्सटेंस को देखा, जैसे आपने कभी वो सुना है, आपने जो फ्लावर्स होते हैं, कार्निवोरस फ्लावर्स होते हैं अपने जो, ठीक है, वो क्या करते हैं, अपना जैसे माउथ ओपन किया, कोई सब्सटेंस आया, वैसे माउथ ओपन बंद कर लिया। जैसे अपना 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 ही एग्जाम्पल समझो ह्यूमन बॉडी का। हम कोई भी खाना आता है हमारे पास, हमारा माउथ खुलता है, समझो ये हमारा प्लाज्मा मेम्ब्रेन भाई साहब है, इनका माउथ खुल गया, ठीक है। ये हमारे खाने की बाइट है, ये अंदर गई, इसने माउथ बंद कर लिया, ठीक है। उसके बाद इसने खाना हमारा इसोफेगस में पहुंचा दिया, फिर माउथ खुल गया, ठीक है। मतलब कि ये इसोफिगस समझो, हमारे समझ लो कि ये अपना फूड पाइप है, इतना समझो, ये फूड पाइप है, उसके थ्रू हमारे स्टमक के अंदर खाना चल गया। हमारा माउथ खुला, प्लाज्मा मेम्ब्रेन का फिर से माउथ खुला, न्यू बाइट आई, फिर बंद की, वैसे मतलब कि इसको मैंने डायरेक्टली लिख दिया, इसको आप वैसे भी लिख सकते थे कि हमारे खुला फिर बंद हुआ, फिर खुला फिर बंद हुआ, फिर खुला, ऐसे ये मॉलिक्यूल्स के अंदर भेजता रहता है। मतलब ये हमारा प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, ये हमारा जो सब्सटेंस हमारा आउटसाइड का सेल, मतलब हमारे सेल के बाहर प्रेजेंट है, इसने माउथ खोला, उसको अंदर लिया और उसको अपने सेल के अंदर पहुंचा दिया, ठीक है। ये हायर कंसंट्रेशन आउटसाइड द सेल, अगर मतलब कि इसमें जो वही चीज है, फेगोसाइटोसिस का मतलब होता है, अगर कोई सब्सटेंस हमारा सॉलिड फॉर्म में प्रेजेंट है, समझो कोई मॉलिक्यूल है जो सॉलिड फॉर्म में प्रेजेंट है, तो उसकी जब वो ये मतलब कि जब कोई भी सॉलिड सब्सटेंस को ये खा के अंदर पहुंचाएगा सेल के अंदर, तो हम उस प्रोसेस को बोलेंगे फेगोसाइटोसिस। अगर कोई भी सब्सटेंस हमारे लिक्विड फॉर्म में प्रेजेंट है, जैसे वाटर वगैरह, ठीक है, तो वो उस सब्सटेंस को पिएगा, ठीक है, मतलब उसको ड्रिंक करके अंदर पहुंचाएगा, जैसे लिखा है ना सेल ड्रिंकिंग। मतलब कि अगर जो हमारा कोई सब्सटेंस है वो लिक्विड में प्रेजेंट है, ठीक है, अगर हमारा कोई सब्सटेंस सॉलिड में प्रेजेंट है, ठीक है। अब ये रिसेप्टर मेडिएटेड एंडोसाइटोसिस क्या होता है, ये आप इतना समझो, जैसे हमारे कोई स्टेरॉइड रिसेप्टर्स हैं, ठीक है, ये हमारे प्लाज्मा मेम्ब्रेन में पहले बाइंड होते हैं, फिर इस सेल के अंदर जाते हैं, फिर सेल के अंदर जाके हमारे न्यूक्लियस के अंदर जाते हैं, फिर न्यूक्लियस के अंदर जाके डीएनए के एक स्पेसिफिक साइट पे बाइंड होकर अपना एक्शन देते हैं। आपको सबसे बड़ी एग्जांपल देता हूँ मैं टेस्टोस्टेरोन की, ठीक है। उसमें क्या होता है, उसके हमारे रिसेप्टर होते हैं सेल के अंदर, ठीक है, उसके अंदर पहले आते हैं, फिर उसके हमारे डीएनए के अंदर जाते हैं, फिर TER करके हमारा टेस्टोस्टेरोन रिस्पॉन्सिव एलिमेंट होता है, TRE, ठीक है, उसके ऊपर बाइंड होकर अपना एक्शन देता है, वो हमारा डीएनए के ऊपर प्रेजेंट होता है, ठीक है। तो हम इसका थोड़ा डेफिनेशन देख लेते हैं। एंडोसाइटोसिस इज द प्रोसेस बाय व्हिच द सेल मेम्ब्रेन सराउंड्स अ सब्सटेंस फ्रॉम आउटसाइड द सेल एंड ब्रिंग्स इट इनसाइड द सेल। जैसे आपको पता ही लग रहा होगा, ये हमारा एंडोसाइटोसिस मतलब सब्सटेंस को अंदर लेके आ रहा है, ठीक है। वही है कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन खुला, उसने सब्सटेंस को खाया और अंदर खा गए, मतलब कि स्टमक में भेज दिया, ठीक है। तो ठीक है, वो फेगोसाइटोसिस मतलब गेन ऑफ पार्टिकल्स लाइक बैक्टीरिया डिसॉल्व सब्सटेंस लाइक अ फ्लूइड, वही सॉलिड फॉर्म में होगा तो उसको फेगो कह देंगे, अपना लिक्विड में होगा तो उसको पिनो कह देंगे, ठीक है। एक्सो मतलब बाहर की तरफ, ये भी पूरा सेम है, ठीक है। पर इसमें ये है कि एक्सोसाइटोसिस में जो सेल के अंदर वेस्ट मटेरियल होगा उसको बाहर फेंकेगा, ठीक है। मतलब कि ये सेल के अंदर लेके आ रहा था एंडोसाइटोसिस, ये एक्सोसाइटोसिस मतलब कि बाहर निकाल रहा है, एक्सक्रीशन, मतलब एक्सक्रीशन सबसे याद रखिएगा, एक्स मतलब एक्सक्रीशन, मतलब कि एक्सक्रीट आउट कर रहा है इसको सेल के अंदर, जो हमारे वेस्ट पार्टिकल्स हैं, जैसे वेस्ट मटेरियल्स हैं जो हमारे कोई भी सब्सटेंस बनाने के बाद बन जाते हैं, जैसे एटॉम्स बनाने के बाद कुछ हमारे वेस्ट पार्टिकल्स बन गए हैं, उसको बाहर फेंकेगा, ठीक है। तो उस प्रोसेस को हम बोल देंगे एक्सोसाइटोसिस, ठीक है। तो होप आपको थोड़ा बहुत समझ आ गया होगा, ठीक है। तो अगर आ गया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा चैनल को, ठीक है। इस पे आपको हर वीडियोस मिलते रहेंगे ऐसे ही, ठीक है, टाइम टू टाइम एक एक टॉपिक करके विद कंसेप्ट क्लियर। अगर नहीं आपका कंसेप्ट क्लियर हुआ तो आप कमेंट में बोलिए, लाइक जरूर करिएगा, थोड़ा हौसला बढ़ता है, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।